Ji, Assalamu alaikum, bachcho. Welcome to another solo class. The class we missed yesterday. I'm making it up by this recording. हमने 10 क्वेश्चंस कर लिए थे इनकम इनइक्वालिटी एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के ऊपर, जो अब मैक्रो में मूव हो चुका है, लेकिन हम इधर ही कर रहे हैं तरतीब से। सो क्वेश्चन नंबर 11 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। A country's government reduces the specific tax on packets of cigarettes. What could explain why this will lead to an increase in tax revenue from cigarette sales? तसल्ली से देखो, गवर्नमेंट ने स्पेसिफिक टैक्स, जो भी कोई गुड या सर्विस पे लगता है वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स कम किया तो उसका सब्सिडी वाला इफेक्ट आएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होने से सप्लाई कर्व राइट पे शिफ्ट होगा और प्राइसेस सिगरेट्स की कम होगी। लेकिन वो कह रहा है कि टैक्स हटाने के बावजूद गवर्नमेंट का रेवेन्यू क्यों बढ़ेगा? तो लेट्स लुक एट ऑल द ऑप्शंस। ए, कंज्यूमर स्विच टू डेयर ब्रांड्स। कंज्यूमर्स महंगे ब्रांड्स पे स्विच हो गए, इससे गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि जो सस्ते हुए उनको लोग ज़्यादा खरीदेंगे। ये बात गलत है कि वो महंगे ब्रांड्स पे चले जाएंगे, ऑटोमेटिकली गलत बात है। डिमांड फॉर सिगरेट्स इज प्राइस इन इलास्टिक। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स माइट चूज दिस ऑप्शन, लेकिन यहाँ प्राइस गिरी है। इन इलास्टिक डिमांड में प्राइस बड़ी हो तो तब प्रोपोर्शनेटली कम सेल्स होती हैं, गिरती हैं और रेवेन्यू बढ़ता है गवर्नमेंट के टैक्स से। ये बात भी गलत हो गई। प्राइस ऑफ सिगरेट्स फॉल बाय लेस देन द रिडक्शन इन टैक्स। उसके बावजूद भी टैक्स तो अब कम हुआ है ना। प्राइस कम गिरे ज़्यादा गिरे वो तो कंज्यूमर प्रोड्यूसर बर्डन पर डिपेंड करता है। डी करेक्ट ऑप्शन है, देयर इज अ रिडक्शन इन इलीगल इंपोर्ट्स ऑफ सिगरेट्स। आपने लोकल सिगरेट्स के ऊपर टैक्स हटाया, वो सस्ते हुए, लोगों ने वो ज़्यादा खरीदे। इलीगल इंपोर्ट्स ऑफ सिगरेट्स जो हैं वो कम हो गई। ठीक है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को अब लीगल जो सिगरेट्स हैं उन पे टैक्स ज़्यादा मिलेगा, इलीगल कम होगी आना। राइट। नंबर 13, गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस tax incentives which promote effort and enterprise. They also redistribute income from those who receive a higher marginal utility from money to those with a lower marginal utility from money. What effect will these tax incentives will have on efficiency and equity? सबसे पहले इन सब चीज़ों को समझते हैं एक दफ़ा। गवर्नमेंट ने ऐसे टैक्स इंसेंटिव दिए, मीन्स टैक्स कम किए हैं, जिसकी वजह से एफर्ट और एंटरप्राइज बढ़ी है, यानी डायरेक्ट टैक्सेस कम किए हैं, उनकी वजह से ही इंसेंटिव खराब हो रहा होता है। तो इंसेंटिव ऑफ वर्किंग मोर एंड मेकिंग मोर प्रॉफिट वो बढ़ता है। फर्म्स भी ज़्यादा करती हैं एक्सपैंड और वर्कर्स भी ज़्यादा घंटे काम करते हैं। साथ में उन्होंने इनकम को रीडिस्ट्रीब्यूट करवाया है, किससे? जिनकी हायर एमयू फॉर मनी थी, यानी गरीब लोग, गरीब के लिए एडिशनल पैसे से हायर एमयू आ रही होती है, और उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किसकी तरफ किया है? टू दोज विद लो एमयू फॉर मनी, यानी गरीब से पैसा अमीर की तरफ गया है। अमीर की एमयू ऑफ मनी कम होती है, उसके पास पहले ही बहुत होता है, तो एडिशनल इनकम का उसको इतनी मैजिबिलिटी फील नहीं हो रही होती। What effect will these tax incentives have on efficiency and equity? Basically, direct taxes कम हुए हैं, प्रोग्रेसिव होते हैं वो, तो equity तो रिड्यूस हो जाएगी, अलबत्ता efficiency इंक्रीज हो जाएगी। मैं एक बार फिर बता दूं, equity क्यों कम होगी? प्रोग्रेसिव टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस को कम किया गया है, तो इनकम गैप्स बढ़ जाएंगे। एफिशिएंसी जो है वो बढ़ेगी, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स कम होने से इनकम टैक्स वगैरह लोग ज़्यादा घंटे काम करेंगे, फर्म्स, प्रॉफिट टैक्स कम होता है तो ज़्यादा एंटरप्राइज में इजाफा होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी। सो ऑप्शन बी एज इन बॉल। नंबर 14, व्हेन विल अ सोसाइटी हैव अचीव्ड एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम? ये अच्छा क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। ए जी, when all individuals have equal job opportunities। ये गलत है ऑब्वियसली, बिकॉज इक्वल इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की बात हो रही है। इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज मे हेल्प टुवर्ड्स इट, लेकिन अचीव नहीं हो रही, कंफर्म बात नहीं है। बी, व्हेन ऑल वर्कर्स आर पेड वेजेस इक्वल टू देयर मार्जिनल वैल्यू प्रोडक्ट। इसमें भी जिनके पास जॉब है वो ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, जिनके पास जॉब नहीं है वो कम अर्न कर रहे हैं। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अभी भी अनइक्वल हो सकती है। C, when all incomes within the society are equally distributed, इक्वालिटी पॉसिबल ही नहीं है, equity पॉसिबल है, यानी fair distribution। D जो कि करेक्ट ऑप्शन है, when the society believes that the distribution of income is fair। ऐसे क्वेश्चन का हमेशा फेयरनेस की बेस पे देखिएगा।
अब सोसाइटी समझ रही है कि भाई फेयर है काफ़ी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो फेयर है। नंबर 15, नेगेटिव इनकम टैक्स के हम काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं, तो इसको भी एक बार जरा देख लेते हैं। तो क्या कह रहे हैं जी कि diagram country has a negative income tax. The diagram curve NT shows the country's initial tax schedule. What could cause the tax schedule to shift to NT1? अब देखो जीरो इनकम पे घर बैठे ज़्यादा नेगेटिव इनकम टैक्स मिल रहा है, और साथ में इनकम के साथ साथ नेगेटिव इनकम टैक्स का स्लोप देखो बढ़ रहा है, यानी ज़्यादा एक किस्म का वो प्रोग्रेसिव हो रहा है। What could cause the tax schedule to shift to NT1? जी, इसको ज़रा तसल्ली से आप लोग देखें, फिर मैं इसका आंसर देता हूँ। A higher marginal tax rate, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। नोट करें, इनकम जब एक खास लेवल पे गई जहाँ दोनों एंटीज थे, एंटी और एंटी 1, अब इनकम बढ़ने के साथ एंटी 1 की स्लो बहुत ज़्यादा है, यानी मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स ज़्यादा है, एंटी की स्लो है, मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स स्लो बढ़ रहा है। बी, अ मोर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये रिजल्ट है इसका, पॉसिबल शिफ्ट की रीजन नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट ने हायर मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स लगाया जिसकी वजह से NT1 पे हम आ गए, तो बी क्यों रिजेक्ट हो रहा है? यस, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है पहले के मुकाबले में, लेकिन वो रिजल्ट है इस टैक्स चेंज का, नॉट रीजन। सी, एन इंक्रीज इन हाउस होल्ड डिस्पोजेबल इनकम, नहीं जी, अभी देखते हैं। नेगेटिव इनकम टैक्स ज़्यादा हुआ है, गरीबों को ज़्यादा लोग घर बैठे गवर्नमेंट दे रही है, ठीक है। ले अगेन ये रिजल्ट है कि यस डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी है, लेकिन कॉज ये नहीं है। इंक्रीज इन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यस गरीब के पास जब पैसा आता है वो एडिशनल अमाउंट का ज़्यादा स्पेंड करता है, अगेन ये इफेक्ट है, कॉज नहीं है। रीजन वाई इट शिफ्टेड वाज हायर मार्जिनल टैक्स रेट, गवर्नमेंट ने ज़्यादा प्रोग्रेसिव कर दिया टैक्स को। NT1 देखो इनकम के साथ ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, NT पहले स्लो बढ़ रहा था, तो मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स बढ़ा दिया। ये ज़रा देखिएगा कि कॉज और इफेक्ट में फ़र्क, बाकी BCD इफेक्ट्स ठीक थे लेकिन कॉज नहीं थे। Number 16. Which policy would be most effective in achieving a more equal distribution of disposable incomes between households? पहले ही सोच लो, या तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लग रही होगी, या ट्रांसफर पेमेंट्स जो हैं वो दे रहे होंगे, मींस टेस्टेड बेनिफिट्स, या नेगेटिव इनकम टैक्स वगैरह लगा रहे होंगे। अच्छा जी, गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर ट्रेड यूनियंस, नहीं, इससे तो ट्रेड यूनियन स्ट्राइक्स वगैरह करेंगी तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आने का चांस कम है, मेंबर्स को ज़्यादा मिलेंगे ट्रेड यूनियंस के, और नॉन मेंबर्स को कम वेजेस मिल सकती हैं। इम्पोर्ट ड्यूटीज़ ऑन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, इसका भी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन से कोई ख़ास ताल्लुक नहीं है। मिनिमम वेज पॉलिसी एंड प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स हमारे पास बच गए, तो इसमें डी, प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स इज मच बेटर, बिकॉज हायर द इनकम हायर द टैक्स रेट, रिच से ज़्यादा प्रोपोर्शन पैसा इनकम का ले रहे हो, गरीब से उनकी इनकम का थोड़ा प्रोपोर्शन ले रहे हो, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। मिनिमम वेज में भी डिपेंड करता है कि जिनको मिनिमम वेज पे जॉब मिली उनकी इनकम बेहतर होगी, लेकिन बाकी नीचे रह जाएंगे, तो डी। Which measure is least likely to help a household out of poverty trap? एक बार मैं पहले भी करवाया लेकिन एक बार फिर रिवाइज करवा दूं। पॉवर्टी ट्रैप क्या होता है? जब आप अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स वगैरह घर बैठे ले रहे हो और आप जॉब करने जाओ तो गवर्नमेंट इमीडिएटली वो बेनिफिट्स वापस ले लेती है, तो आप गरीब के गरीब रहते हैं, ठीक है। तो लोग पॉवर्टी ट्रैप में फंस के घर ही बैठे रह जाते हैं, ये है कॉन्सेप्ट। तो इसमें देखते हैं विच मेजर इज लीस्ट लाइकली टू हेल्प अ हाउस होल्ड out of poverty trap, changing a universal benefit to a means tested benefit, यही ठीक है। यूनिवर्सल बेनिफिट सबको मिलते हैं, जैसे चाइल्ड बेनिफिट, किसी घर बच्चा पैदा हुआ गवर्नमेंट ने दे दिया। मींस टेस्टेड बेनिफिट है एग्जैक्टली दोज इन एक्सट्रीम नीड्स, उनको देना, अनएम्प्लॉयड, एक्सट्रीमली पुअर, इनकम सपोर्ट स्कीम्स वगैरह, फूड स्टैम्प्स वगैरह। इसमें पॉवर्टी ट्रैप बढ़ जाएगा, गवर्नमेंट ने एक यूनिवर्सल बेनिफिट को हटा के सिर्फ उनको दे दिया जो गरीब थे, तो अब वो सोचेंगे कि भाई हम अगर जॉब पे गए तो हमारे ये बेनिफिट गवर्नमेंट वापस ले लेगी, तो वो जॉब पे नहीं जाएंगे, पॉवर्टी ट्रैप बढ़ जाएगा। ठीक हो गया। अब बी क्यों गलत है जी? बी एज इन बॉल, इंक्रीजिंग द थ्रेशोल्ड एट विच इनकम टैक्स इज पेड, इसका मतलब है कि भाई आप जो है थ्रेशोल्ड से मुराद यहाँ पे ये है कि खास इनकम से ऊपर जाके टैक्स लगता है, उसको आपने बढ़ा दिया। इस केस में लोग जो हैं उनके
उन्होंने टैक्स बढ़ाया है तो लोग जो है वो जॉब पे जाएंगे, दे विल वांट टू, नहीं थ्रेशोल्ड कम किया है इनकम टैक्स पे, इंक्रीजिंग द थ्रेशोल्ड एट विच इनकम टैक्स, यानी पहले लाख रुपए पे टैक्स था, अब 2 लाख पे जाके आया, तो लोग काम करेंगे भी कि हमारी इनकम ज़्यादा हमारी जेब में रह सकती है, दे विल स्टार्ट वर्किंग, पॉवर्टी ट्रैप कम हो जाएगा। मिनिमम वेज से भी लोग कहेंगे हाँ जी हम जॉब जाके करते हैं, मिनिमम वेज बढ़ गई है, मिनिमम वेज इज ऑलवेज अबव इक्विलिब्रियम, तो वो घरों से निकल के जॉब्स करेंगे, इसमें भी पॉवर्टी ट्रैप कम हो जाएगा। रिड्यूसिंग द बेसिक रेट ऑफ इनकम टैक्स, यस इनकम टैक्स रेट कम हुआ, लोग जॉब पे जाएंगे। लीस्ट लाइकली पहला था कि घर बैठे उन्हें यूनिवर्सल बेनिफिट से बस हटा के एक और मीन्स टेस्टेड बेनिफिट जो एग्जैक्टली उनकी हेल्प के लिए, गरीबों की हेल्प के लिए था, वो दे दिया गया। Number 18. Which statement is most likely to explain why a government decides to increase the highest rate of tax on personal income? क्यों गवर्नमेंट पर्सनल इनकम के ऊपर जो हाईएस्ट रेट है यानी हायर अर्नर जो है उनके ऊपर टैक्स रेट बढ़ाती है? इट एक्सपेक्ट्स टोटल रेवेन्यू टू बी अनअफेक्टेड बाय पॉलिसी चेंज, ये बात तो गलत है। टोटल रेवेन्यू लेफर के मुताबिक गिरता है जब आप हायर रेट ऑफ टैक्स बढ़ाते हैं अमीरों पे, इंसेंटिव टू वर्क एंड इंसेंटिव एंटरप्राइज दोनों मारे जाते हैं। B. It is concerned about the possibility of emigration by some high earning individuals. अगर उनको आपने रोकना था अपने मुल्क को तो उन पे टैक्स क्यों लगाया? तो B भी गलत हो गया। It regards equity considerations as being more important than efficiency ones. 100%। एफिशिएंसी लाना चाहते होते तो हाई रेट ऑफ इनकम टैक्स कम करते, इंसेंटिव टू वर्क एंड प्रोड्यूस आता, लेकिन यहाँ पे वो इक्विटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। सी करेक्ट है। डी क्यों गलत है? इट विशेस टू स्विच द एम्फेसिस ऑफ इट्स टैक्स सिस्टम फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। नहीं भाई, हायर रेट ऑफ इनकम पे लिखा हुआ है पर्सनल इनकम पे, तो ये डायरेक्ट टैक्स ही रहेगा, इनडायरेक्ट नहीं होगा। वो तो गुड्स पे लगता है, सर्विसेज पे लगता है। सो ओनली ऑप्शन सी करेक्ट है। Number 19, the table shows the average income of richest 20% of households and poorest 20% of households in the UK 2015-16 में, and the effect of government taxation and benefits on average income. अब नोट करें, richest 20% before taxes and benefits उनके पास पहले $85,000 बचते थे, और एवरेज इनकम ऑफ poorest 20 के पास 7,000 बचते थे। तो इनकम गैप कितना था? तकरीबन 85 माइनस 7, 78,000 का डिफरेंस था दोनों के अंदर। आफ्टर डायरेक्ट टैक्सेस एंड कैश बेनिफिट 68 एंड 13,000, अब गैप जरा कम होके 55 पे रह गया, 68 माइनस 13, और आफ्टर ऑल टैक्सेस 63 एंड 17, यानी सिर्फ अब फर्क रह गया 46,000 का। तो इनकम गैप्स कम हुए हैं आफ्टर दीज government taxation and benefits की policies के। What can be concluded from the information in the table? The effects of direct taxation have affected the rich less than the poor. कोई हमारे पास नहीं लिखा हुआ कि डायरेक्ट टैक्स कितने बढ़ाए गए थे, कुछ वैसी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि रिच पे ज़्यादा इफेक्ट था कि नहीं। गवर्नमेंट पॉलिसी अचीव इनकम इक्वालिटी अक्रॉस हाउस होल्ड, अभी भी इनइक्वालिटी है, 46,000 का इनकम गैप है, कभी भी इनकम टोटली इक्वल नहीं हो सकती, तो बी रिजेक्ट हो गया। सी, गवर्नमेंट रीडिस्ट्रीब्यूटेड ऑल इनकम टेकन फ्रॉम रिच टू पुअर, नहीं नहीं, सारी इनकम रिच से पुअर नहीं हुई, अभी भी अमीर ज़्यादा अमीर हैं, 63,000 अर्न कर रहे हैं और गरीब 17 सिर्फ ऑन एवरेज। डी, द गवर्नमेंट पॉलिसी रिड्यूस द इनकम इनइक्वालिटी बिटवीन द पुअर एंड रिच, ये बात 100% कही जा सकती है कि पहले जनाब 78,000 का दोनों में इनकम गैप था, अब सिर्फ 46,000 का रह गया, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलें जी, इनकम इनइक्वालिटी खत्म। अच्छा, एक क्वेश्चन रह गया और उसके बाद हम लेबर मार्केट को भी स्टार्ट करेंगे। लेट्स सी इफ आई कैन सी द होल क्वेश्चन। यस, इट्स विजिबल नाउ। जी बेटे, अ कंट्री हैज नेगेटिव इनकम टैक्स रेजिम, रेजिम मींस वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। The curve NT in the diagram shows the country's initial tax schedule. अब NT1 पे आए हैं, change in tax rate causes the schedule to shift to NT1। अब नेगेटिव इनकम टैक्स देखिए, जीरो इनकम पे कम मिल रहा है, तो ये थोड़ा सा उन्होंने नेगेटिव इनकम टैक्स को कम किया है। हाउ विल दिस इफेक्ट वर्क इंसेंटिव्स एंड आफ्टर टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम? अब घर बैठे नेगेटिव इनकम टैक्स कम मिलेगा तो वर्क इंसेंटिव स्ट्रेंथन होंगे, लोग जाके जॉब ढूंढेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अलबत्ता लेस इक्वल हो जाएगी। सो ऑप्शन ए, क्योंकि अब जो है घर बैठे कम पैसे दे रहे हैं आप गरीबों को, तो गरीब और अमीर में गैप पहले से बढ़ जाएगा। वर्क इंसेंटिव बढ़ेंगे क्योंकि अब घर बैठे पैसे में नहीं मिल रहे हैं, कम मिल रहे हैं, तो यू स्टार्ट लुकिंग फॉर वर्क। सो आई होप यू टोटली अंडरस्टूड दैट। बिकॉज क्वेश्चन हमने इक्विटी वाले कर लिए।
अब जी लेबर मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसमें काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं एक्स्ट्रा क्लास भी कर रहा हूँ कि आप लोग पीछे ना रह जाएं। ये कॉमन क्वेश्चन है, इसको ज़रा सॉल्व करना सीख लें, फिर इंशाल्लाह ताला ये बार बार आएगा तो आसानी हो जाएगी। The table shows the current position of a firm in a perfectly competitive industry. क्या लिखा हुआ है जी, फैक्टर एक्स लेट्स से लेबर, उसकी मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट एमपीपी दी हुई है 2 और उसकी प्राइस 5, वाई का 8 एंड 10। इफ द फर्म सेल्स इट्स प्रोडक्ट्स फॉर $1 and aims to maximize profits, what should it employ? इसमें हमारे पास वही जैसे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी था, वैसे ही लॉ ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन हम यूज करते हैं। मैं आपको जल्दी से ये सॉल्व करके दिखा देता हूँ क्योंकि नंबरिंग वाला क्वेश्चन है। जी बच्चे, ये आ गया हमारा क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि विजिबिलिटी बढ़ जाए। जी बेटे, तो अब हमने क्या फॉर्मूला यूज करना है, जैसे मैंने भी 1 मिनट पहले बताया, लॉ ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन का, यानी जैसे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का हम गुड्स के लिए करते थे, इसमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए करेंगे। सो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेट्स से फैक्टर एक्स लैंड डिवाइड बाय प्राइस ऑफ फैक्टर एक्स शुड बी इक्वल टू marginal product of factor y, let's say labor, over price of labor, तो इसमें all factors तक जाता है। अब हम सॉल्व करते हैं, फैक्टर x की बात करते हैं, उसकी MPP थी 2 और प्राइस थी 5, जबकि y की MPP थी 8 और प्राइस थी 10। जब कैलकुलेट किया इसका आंसर आया 0.4, इसका आंसर आया 0.8, ये दोनों बराबर भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे की टर्म है कि फर्म की प्रोडक्ट $1 पे बिकती है, $1 पे प्रोडक्ट बिकती है, और ये जो फैक्टर है सिर्फ 0.4 प्रोडक्ट बना रहा है, ये फैक्टर 0.8, तो ये दोनों ही हमें नुकसान दे रहे हैं। नॉर्मली हम वैसे जिसका अच्छा एमपी हो उसको ज़्यादा लगाते हैं, जैसे वाई, और एक्स को कम लगाते हैं, लेकिन यहाँ क्योंकि $1 प्राइस थी और ये उसको कवर ही नहीं कर पा रहे, तो लेस ऑफ बोथ एक्स एंड वाई, ऑप्शन डी हमारी करेक्ट है। आई होप यू अंडरस्टूड इट। हमेशा एमपी को प्राइस से डिवाइड करें, फिर जिसका ज़्यादा आंसर है उसको ज़्यादा लगाना चाहिए, लेकिन इस केस में $1 प्राइस थी गुड की, दोनों जो है सिर्फ 1.4 गुड बना रहा है, आधी भी नहीं बना रहा, और दूसरा 0.8 ये भी पूरी नहीं बना रहा, तो $1 ही कवर नहीं हो रहा, तो दोनों को हम कम लगाएंगे ताकि दोनों का इंक्रीजिंग रिटर्न आए और फिर हम प्रॉफिटेबल हो जाएं। राइट जी, तो ये पहला क्वेश्चन, इस तरह के और भी आएंगे, मैं आपको करवाऊंगा, बल्कि मैं इसका वो खोल लेता हूँ, इसका क्या बोल रहा था मैं, दूसरा डॉक्यूमेंट, ताकि हम इस सॉल्यूशंस बने हुए देख लें rather than me using the board and taking time. Oops. Let me quickly open up my documents. और इसके जो सॉल्यूशंस हैं उनको मैं निकाल लेता हूँ ताकि हमारे लिए ज़रा आसानी हो जाए। तो कैलकुलेशन वाले हैं वो तो कम से कम मैं आपको दिखा सकूँ ना, उसमें तो ज़्यादा समझाने की ज़रूरत भी नहीं होती, सिर्फ वो फॉर्मूलाज वगैरह समझ आ जाए तो बात सारी क्लियर हो जाती है। मैं एक बार ज़रा जल्दी से आपके उस पर जा रहा हूँ, चैप्टर 2, मुझे चैप्टर 5 पे जाना है, माइक्रो का आखिरी चैप्टर, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, और हम इसी के स्टार्ट में थे। वैसे मैं वो भी दिखा दूँ अभी आपको जो करवाया, ये देखें क्वेश्चन 1 जी। अच्छा, इसने कैलकुलेशन करके नहीं दिखाई, हाँ की है जी, 2/5 0.4, 8/10 0.8। अब वो कह रहे हैं भाई दोनों $1 से कम है, तो दोनों को हम कम लगाएंगे, ऑप्शन डी हम करेक्ट चूज करेंगे। चलिए मैं इसको वापस आता हूँ थोड़ी देर बाद। दूसरा मेरा आ गया जी टॉपिकल वाला, हाँ। अब स्टार्ट करते हैं जी लेबर मार्केट का सेकंड क्वेश्चन। द गवर्नमेंट इम्पोजेस अ मैक्सिमम अर्निंग लिमिट ऑन रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट। जो रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट होते हैं ना, सिंगर वगैरह, ठीक है, या जिंगल्स में जो रिकॉर्ड करते हैं अपना म्यूजिकल साउंड, व्हाट मस्ट, उनके ऊपर गवर्नमेंट ने मैक्सिमम अर्निंग पे लिमिट लगा दी है कि भाई इससे ऊपर आप नहीं कमा सकते विद इन अ सर्टेन टाइम, यानी ईयर और समथिंग। what must result in short run if the measure is effective। अब जरा तसल्ली से सारी ऑप्शंस को हम देखते हैं। पहली ऑप्शन क्या कह रही है जी कि
डिक्रीज इन इकोनॉमिक रेंट अर्न बाय रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट, जाहिर बात है उनकी मैक्सिमम अर्निंग कम कर दी तो इकोनॉमिक रेंट विच इज़ द एरिया अबव द सप्लाई कर्व एंड अंडर द वेज रेट वो कम हो जाएगा, वो मैक्सिमम इकोनॉमिक रेंट नहीं कमा सकेंगे। पहली ऑप्शन की ठीक है, लेकिन बाकी देख लेते हैं। डिक्रीज इन ट्रांसफर अर्निंग्स ऑफ रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट, ट्रांसफर अर्निंग सप्लाई कर्व से नीचे वाला एरिया होता है, मिनिमम वेज जिस पे वो काम करने को तैयार है वो तो अभी भी उनको मिलेगी, मैक्सिमम पे लिमिट लगाई है ना, मिनिमम पे तो नहीं लगाई, तो इसलिए ये डिस्टर्ब नहीं होगी, बी गलत हो गया। डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट, मैक्सिमम अर्निंग पे कमी लगाई है, तो टू सम एक्सटेंट सप्लाई कम हो सकती है। सॉरी वेज चेंज था ना, अर्निंग चेंज था तो ऑन द कर्व मूवमेंट आएगी, शिफ्ट नहीं होगा, सी भी गलत है। डिक्रीज इन द प्रॉफिट्स ऑफ रिकॉर्ड कंपनीज, रिकॉर्ड कंपनीज को तो अभी ये इनकी मैक्सिमम अर्निंग कम हो रही है, उनकी कॉस्ट कम हो रही है उनके प्रॉफिट में इजाफा होगा, तो ओनली ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा बच्चों ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है नंबर 3। इस तरह की बहुत क्वेश्चन आते हैं तो तसल्ली से इसको जरा समझ लीजिएगा। अब वो क्या कह रहे हैं, लेट मी जस्ट चेक वन थिंग। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं कि जी फर्म करंटली एम्प्लॉयज 30 वर्कर्स at a daily wage rate of $40. It calculates the marginal cost per day of hiring an additional worker would be $102. By how much would the daily wage have to be increased to attract an extra worker? पहले मैं आपको इसकी ज़ुबानी वर्किंग दिखाता हूँ। देखो हमने मालूम करना है कि डेली वेज यानी एवरेज रेट ऑफ वेज वो कितना बढ़ेगा एक और वर्कर हायर करने को, जबकि उसका एडिशनल वर्कर को हायर करने पे आपको $102 देना पड़ रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल कॉस्ट ऑफ लेबर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्कर्स। ठीक है, ये हमारा तरीका होता है इसके अंदर एवरेज वेज निकालने के लिए। तो पहले 30 वर्कर्स को हम दे रहे थे $40, तो हम पे कर रहे थे टोटल कॉस्ट ऑफ लेबर 30 इंटू 40 1200, और इनिशियली 30 वर्कर्स में डिवाइड किया तो डेली वेज रेट एवरेज हमारी 40 पे आया। ठीक है ना, जो ऑलरेडी उसने बता दिया। अब हम कितना टोटल वेज दे रहे हैं, 1200 पहले दे रहे थे, 31 को हायर करने के लिए हमने 102 और दिए, अब ये पहुंच गया 1302। टोटल कॉस्ट ऑफ लेबर और नंबर ऑफ वर्कर्स पे डिवाइड करें एवरेज वेज निकालने के लिए 31, तो उसका आंसर आ जाएगा 31 ओवर 300, 1302 ओवर 31। मैं देखता हूँ इसमें अगर सोल्यूशन हुआ है तो आसानी हो जाएगी, बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगा। नंबर 3 या शुक्र सोल्यूशन है। इनिशियल टोटल कॉस्ट जैसे मैंने बोला 30 वर्कर्स थे, $40 वेज थी, 1200। अब जी नई टोटल कॉस्ट मालूम करनी ताकि उसको नंबर ऑफ वर्कर्स पे डिवाइड करके हम एवरेज वेज मालूम करें, और मालूम करें कि 40 से एवरेज वेज कितनी बढ़ानी पड़ी है, 1302। ठीक है, पे पहुंच गई नई कॉस्ट 1200 पहले और 102 नए वर्कर को हायर करने पे लगाना पड़ा। तो अब हमारी टोटल कॉस्ट नीचे स्टेप 3 में देखें, 1302 divided by 31, 42 is the new wage rate, hence the daily wage rate needs to be increased by $2, option A। मैं एक बार आपको यहाँ पे फिर बता दूं, पहले 30 वर्कर्स थे, $40 एवरेज वेज थी, 30 इंटू 40 1200 टोटल कॉस्ट थी। अब कितनी हो गई, 31 हायर करने के लिए 102 और पे करना पड़ा, तो 1302 उसको डिवाइड किया, अब 31 वर्कर्स हैं तो 42 आंसर आया। लेकिन हमने सिर्फ ये देखना है कि डेली वेज कितने से इंक्रीज हुई है, तो 42 की ऑप्शन नहीं लेनी, एक ही ऑप्शन लेनी है, 40 से 42 पे पहुंचे, $2 का वेज में इंक्रीज आया है। चले जी नंबर 4। In which circumstances is a trade union most likely to be successful in raising wage rates? मैंने अपने नोट्स में दिया हुआ है कि कब ट्रेड यूनियंस कामयाब होती हैं अपनी बात मनवाने में। तो लेट्स गो थ्रू द ऑप्शंस। द डिमांड फॉर गुड इज प्राइस इलास्टिक, इस मामले में उनकी बात नहीं मानी जाएगी, प्राइस इलास्टिक डिमांड थी, वेज बढ़ाई और प्राइस बढ़ाई फर्म ने तो उनकी रेवेन्यू गिर जाएगा। इंडस्ट्री फेसेस सब्सटैंशियल फॉरेन कंपटीशन, इम्पोर्ट्स का बहुत कंपटीशन है, इस मामले में भी वो अपनी कॉस्ट नहीं बढ़ाना चाहेंगे, वेज नहीं बढ़ाएंगे फर्म्स। इंडस्ट्री स्ट्रक्चर इज कैपिटल इंटेंसिव, ये बात, इंडस्ट्री की ज़्यादा कॉस्ट मशीनों की थी, बहुत थोड़े से वर्कर थे, तो वेजेस आर अ स्मॉल पार्ट ऑफ देयर कॉस्ट, दे विल बी हैप्पी टू रेज वेजेस। डी क्यों गलत है, अनस्किल्ड वर्कर्स की बात कौन मानेगा कि हमारी वेज बढ़ाओ,
सी, अगर इंडस्ट्री कैपिटल इंटेंसिव है, बहुत थोड़े वर्कर्स हैं, वो शोर मचाएं ट्रेड यूनियन के हमारी वेजेस बढ़ाओ, इंडस्ट्री की टोटल कॉस्ट है ही कैपिटल, उनको अफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, वो बढ़ा देंगे। सो सी ऑप्शन। Similar question, daily wage rate wala. The increase in labor force from 100 to 101 workers, a firm has to increase its daily wage rate from 400 to 405. इसमें वो डिफरेंट पूछ रहा है, व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर पर डे। अब मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर या किसी भी चीज़ का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल कॉस्ट ऑफ एन वर्कर्स, इस केस में लेबर है, माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ एन माइनस वन वर्कर्स। हमने मालूम करना है इनिशियली टोटल कॉस्ट कितनी थी, 100 वर्कर्स थे और डेली वेज उनको 400 हम दे रहे थे, दिस विल बी 40,000, 100 इंटू 400। अब 101 वर्कर्स हैं और उनको हम 405 दे रहे हैं, तो 101 इंटू 405, मैं नीचे वाली ऑप्शन से ही जज कर लेता हूँ। हाँ जी, 40,905 पे चले जाएंगे आप, तो एडिशनल कॉस्ट कितनी पड़ी, 40,905 माइनस 40,000 जो ओरिजिनल टोटल कॉस्ट थी, एक स्टेप जाके पीछे एक माइनस किया, 905 मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर पर डे है ऑप्शन सी। मैं आपको वर्किंग दिखा देता हूं ताकि मजीद क्लियर हो जाए। जी बेटे, मार्जिनल कॉस्ट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट ऑफ लेबर, टोटल कॉस्ट पहले कितनी थी, 100 वर्कर्स इंटू 400, 40,000। अब 101 वर्कर्स को हम 405 दे रहे हैं एवरेज वेज, तो 40,905, हेंस द डिफरेंस ऑफ 905 इज मार्जिनल कॉस्ट। तो जब मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करनी हो तो फॉर्मूला टोटल कॉस्ट ऑफ लेबर जो करंटली है माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ लेबर माइनस वन वर्कर, जैसे अभी हमने किया, और एवरेज का करना हो तो टोटल कॉस्ट ऑफ लेबर डिवाइड बाय नंबर ऑफ वर्कर्स, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया। अच्छा जी, नंबर 6, व्हाट कुड कॉज द डिमांड कर्व फॉर लेबर टू शिफ्ट टू लेफ्ट। बहुत आसान क्वेश्चन है, डिमांड कर्व लेफ्ट पे क्यों शिफ्ट होगा, डिक्रीज इन इमिग्रेशन, ये सप्लाई का फैक्टर है, लेबर सप्लाई का, डिक्रीज इन लेबर प्रोडक्टिविटी, इससे हमारा डिमांड कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट हो जाएगा, फर्म्स कम वर्कर डिमांड करेंगी, ऑफ कोर्स उनकी प्रोडक्टिविटी ही कम हो गई है, तो व्हाई वुड फर्म्स वांट टू हायर देम। फॉल इन रियल वेजेस, ये ऑन द डिमांड कर्व मूवमेंट करेगा, शिफ्ट नहीं करेगा। राइज इन मनी वेज रेट भी ऑन द डिमांड कर्व मूवमेंट करेगा, शिफ्ट नहीं करेगा। प्राइस चेंज, वेज चेंज डज नॉट शिफ्ट द डिमांड ऑफ सप्लाई कर्व। इस केस में सप्लाई कर्व लेबर का राइट पे शिफ्ट हो रहा है। व्हाट कुड कॉज द कर्व टू शिफ्ट फ्रॉम S1 टू S2, वही सप्लाई वाले वेज डिफरेंशियल्स के कॉन्सेप्ट। डिक्रीज इन आवरली वेज रेट, अक्सर बच्चे चूज करके गलत कर देंगे, ऑप्शन ए गलत है। वेज रेट चेंज होने से ऑन द कर्व मूवमेंट आती है मेरे बेटो, शिफ्ट नहीं होती, जैसे प्राइस का क्वांटिटी सप्लाइड एंड डिमांडेड का था, एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन, शिफ्ट नहीं। डिक्रीज इन वर्क सेटिस्फैक्शन होगी तो सप्लाई बढ़ेगी क्यों, लेफ्ट पे शिफ्ट होगी, ये भी गलत हो गया, हमने सप्लाई बढ़ानी है। डिक्रीज इन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ लेजर, यानी फ्री टाइम की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम हो रही है तो लोग ज़्यादा टाइम फ्री गुजारेंगे, उनको क्यों ज़्यादा काम करेंगे, उसमें भी सप्लाई लेफ्ट पे शिफ्ट होगी। डिक्रीज्ड प्रेफरेंस फॉर लेजर, उन्हें फ्री टाइम गुजारना पसंद नहीं आ रहा, वो ज़्यादा काम करना चाह रहे हैं अर्निंग्स के लिए, तो डी 100% करेक्ट ऑप्शन है, सप्लाई कर्व लेबर का राइट पे शिफ्ट होगा। Number 8 G, a firm's workers join a trade union which negotiates an increase in workers' wage rate. The increase in wage rate results in an increase in number employed by the firm. इस केस में कि जब भी ट्रेड यूनियंस निगोशिएट करके वेज रेट बढ़ाती हैं, या तो कोई मोनोपोली फर्म होगी जो ज़्यादा वेज दे देगी और वर्कर भी ज़्यादा रख लेगी, या फिर डिमांड कर्व राइट पे शिफ्ट हो प्रोडक्टिविटी वगैरह बढ़ने की वजह से। तो अब तसल्ली से ऑप्शन देखते हैं। डिमांड फॉर फर्म्स प्रोडक्ट इज प्राइस इलास्टिक, इररिलेवेंट है, इनइलास्टिक भी होती तब भी कुछ ना कुछ वर्कर निकाले जाते। द फर्म इज अ मोनोपोलिस्ट, यस मोनोपोलिस्ट, ये सही ऑप्शन आ गई। मोनोपोलिस्ट का आपको पता है एक बार्गेन मार्जिन होता है, जब भी ट्रेड यूनियन वेज बढ़ाती है उस मार्जिन के अंदर अंदर ना सिर्फ वेज बढ़ जाती है बल्कि नंबर ऑफ वर्कर्स भी ज़्यादा हायर हो जाते हैं। तो सी परफेक्टली कंपेटिटिव लेबर मार्केट वाला गलत हो गया, इसमें हमेशा अनएम्प्लॉयमेंट होती है, डिमांड सप्लाई में गैप आ जाता है, डिमांड वर्कर्स की कम हो जाती है मिनिमम वेज लगने से ट्रेड यूनियन की, और सप्लाई ज़्यादा सरप्लस हो जाता है। डी भी गलत है, देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूटेबिलिटी बिटवीन कैपिटल एंड लेबर, अगर कैपिटल अच्छा सब्स्टिट्यूट है लेबर का तो ट्रेड यूनियंस वेज बढ़ाएंगे तो फर्म इमीडिएटली कैपिटल पे स्विच कर जाएगी, हेंस बी monopolist firm will be happy to raise your wages and hire more workers, क्योंकि इनके पास बार्गेन मार्जिन होता है, इन्होंने वेज कम दी होती है इनिशियली।
Number 9 G. A firm in a perfectly competitive industry employs two factors of production, X and Y. ये वही क्वेश्चन जो हम करके आए हैं उसी तरह का. Table shows the factor price and the current marginal physical product of these. वही फॉर्मूला इसमें MPP नीचे लिख दिया है. 2 को डिवाइड करोगे 2.5 से, तो इसका आंसर 1 से नीचे आ रहा है. इफ द फर्म सेल्स इट्स प्रोडक्ट फॉर $1 उस पे लिखा हुआ है एंड एम्स टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, व्हाट शुड इट डू? $1 पे तो एक्स को तो वो कम लगाएंगे क्योंकि वो $1 से कम ले रहे हैं. वैसे भी उसका एमपी कम है, 2/2.5, 0 पॉइंट समथिंग आंसर आ रहा है ना. और फैक्टर एक्स 8 एमपी है और 6 प्राइस है, तो 8/6 1 पॉइंट कोई 33 आ रहा है, तो ये तो आपको प्रॉफिट भी अर्न करके दे रहा है. तो आप जिस फैक्टर से ज़्यादा आंसर आ रहा हो प्लस प्राइस प्रोडक्ट की भी कवर हो रही है, ठीक है, तो उसको ज़्यादा लगाते हैं. तो मोर ऑफ वाई एंड लेस ऑफ एक्स कहाँ पे ऑप्शन है? मोर ऑफ वाई एंड, हाँ, बी, एम्प्लॉय लेस ऑफ एक्स एंड मोर ऑफ वाई, ऑप्शन बी. मैं देखता हूँ अगर कैलकुलेशन हुई हुई थी तो ज़्यादा अच्छी बात है. क्वेश्चन नंबर 9 है ये. SQ energy 2/2.5 is less than 8/6. In order to equate the values, firm should hire less of X, which increases the marginal product of X, and hence the value of left-hand fraction, and more of Y to decrease the MP of Y. जैसे हम पढ़ते हैं decreasing returns आता है, तो basically हम $1 से ऊपर क्योंकि Y अर्न करके दे रहे हैं और X से ज़्यादा उसकी MP पर डॉलर है, तो हम Y को ज़्यादा लगाएंगे, X को कम. आई थिंक इसको भी मैं आपको प्रॉपर सॉल्व करके दिखा दूँ, बिकॉज ये जो एक्सप्लेनेशन थी उसमें उन्होंने वैल्यूज़ नहीं दी प्रॉपरली, तो शायद बच्चों को कंफ्यूजन हो. राइट थी, तो उसको मैं नीचे ला रहा हूँ. ये देखिए हमारे सामने आ गया. अब मैं वही फॉर्मूला, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ x divided by price of x should be equal to marginal product of y divided by price of y. तो x का जी 2 MP था और उसकी जो प्राइस है वो 2.5 थी, जबकि y की 8 MP था और प्राइस 6 थी. मैं जल्दी से कैलकुलेट भी कर देता हूँ. जी 2/2.5 ये हमें 0.8 यूनिट्स पर डॉलर बना के दे रहा है, जबकि दूसरा 8/6 1.33 यूनिट्स पर डॉलर बना के दे रहा है. फर्म की प्रोडक्ट $1 पे बिकती है, ये 1.33 प्रोडक्ट बना के दे रहा है पर डॉलर, तो ये हमारे लिए ज़्यादा और ये कम. सो ऑप्शन लेस ऑफ एक्स मोर ऑफ वाई, ऑप्शन बी. होप यू अंडरस्टूड इट नाउ. ये दूसरी बार हम क्वेश्चन कर रहे हैं, इस तरह और भी आएंगे. नंबर 10, हाँ, अगेन वही टाइप का क्वेश्चन है. To increase its labor force from 100 to 101 workers, a firm has to increase daily wage rate from 300 to 302. Marginal cost of labor मालूम करनी है, total cost of labor minus total cost of labor minus one worker. तो पहले देखते हैं कितनी total cost थी. 100 लेबर फोर्स थी और डेली वेज रेट 300 था, तो टोटल कॉस्ट ऑफ लेबर 100 इंटू 300, नंबर ऑफ वर्कर्स इंटू वेज 30,000 था. अब 101 को हम 302 दे रहे हैं, 101 इंटू 302. आई शुड कैलकुलेट इट. 101 इंटू 302, 30,502. तो मार्जिनल कॉस्ट कितनी है? पहले 30,000 थी, अब 30,502, तो एडिशनल इज 502, ऑप्शन डी. माई सजेशन, यहाँ वीडियो को पॉज करें और खुद ये कैलकुलेशन करें. खैर, लेट्स मूव ऑन. Diagram shows a worker's supply of labor curve. The worker is required to work 40 hours a week at hourly wage OW. उसको उन्होंने लाजिम किया हुआ है कि OW वेज पे अपने मिनिमम 40 आवर्स काम करना है, जबकि वो 30 करना चाहता था अगर हम सप्लाई कर्व के हिसाब से देखें. Which area measures the economic rent obtained by the worker? But economic rent is the area above the supply curve and below the wage rate. अब देखो उसको 30 वर्क आवर्स तक सप्लाई कर्व से ऊपर और वेज रेट से नीचे नीचे एक्स वाला एरिया मिल रहा है. 10 घंटे जो एक्स्ट्रा उसको फोर्स किया जा रहा है वो सप्लाई कर्व से नीचे है, वो नेगेटिव इकोनॉमिक रेंट है. तो एक्स माइनस वाई
ए उसकी सही ऑप्शन होगी। किसी बच्चे को इसमें प्रॉब्लम आ रही हो तो सॉरी, दिस इज नॉट अ लाइव क्लास, लेकिन फिर भी ज़रा सोचें एक सेकंड। मुझे वो आदत पड़ रही है आप लोगों को लाइव पढ़ाने की, तो इट्स फेल्ट लाइक समबडी शुड आस्क। 40 घंटे उसको फोर्स किए जा रहे हैं, 30 घंटे वो करना चाहता है सप्लाई कर्व के मुताबिक। तो जितना एरिया उसका सप्लाई कर्व से ऊपर है वो इकोनॉमिक रेंट है। बाय द वे नीचे वाला हिस्सा ट्रांसफर अर्निंग होगा ना, मिनिमम जिस पे वो काम करना चाहता है। इकोनॉमिक रेंट इज व्हाट ही अर्न्स ओवर एंड अबव द मिनिमम वेज रिक्वायर्ड टू कीप हिम इन प्रेजेंट यूज। वो सप्लाई कर्व से ऊपर होता है एरिया एक्स। लेकिन 10 घंटे जो एक्स्ट्रा वो काम कर रहा है उसकी वजह से उसको उसके वेज रेट से ऊपर देखो सप्लाई कर्व के नीचे एक फिगर आ रहा है वाई, वो उसका नेगेटिव इकोनॉमिक रेंट है, वो उस पर काम नहीं करना चाहता था इतने घंटे। तो ए ऑप्शन एक्स माइनस वाई। ऐसे और क्वेश्चंस भी आएंगे इंशाल्लाह, एक्सर से क्लियर हो जाएगा। व्हाट इज मेंट बाय रियल वेजेस, बेसिक आसान क्वेश्चन। रियल का वर्ड जब भी आए इसका मतलब है इन्फ्लेशन का इफेक्ट निकाल दिया गया है। सो ऑप्शन सी, परचेजिंग पावर ऑफ मनी वेजेस, हाउ मच वेजेस कैन बाय, ये है रियल वेजेस। Number 13 G. Table shows the main characteristics of employment in two occupations. Occupation X में और Y में उन्होंने बताई हैं कुछ चीज़ें. What can definitely be deduced from the table? Let's quickly have a look at the table first. Annual wage operation occupation X $1,00,000 दे रहा है और Y सिर्फ 60 दे रहा है. ऑब्वियसली वाई में नॉन पेक्यूनरी नॉन मॉनेटरी एडवांटेजेस ज़्यादा होने चाहिए ताकि उस पर वो लोग चाहें. कॉम्पनसेटिंग वेज डिफरेंशियल. नंबर ऑफ एनुअल लीव्स देखें, एक्स सिर्फ 5 हफ्ते छुट्टी दे रहा है ऑक्यूपेशन और वाई 10 हफ्ते छुट्टी दे रहे हैं, तो लेजर टाइम ज़्यादा दे रहा है. पहला उसका नॉन मॉनेटरी फ्रिंज बेनिफिट नॉन पेक्यूनरी एडवांटेज. एवरेज लेंथ ऑफ वर्किंग वीक एक्स में ज़्यादा है 48 आवर्स और वाई में सिर्फ 44 आवर्स, तो 4 आवर्स लेजर के भी मिल रहे हैं. जॉब सिक्योरिटी आपकी एक्स में लो है, वाई में ज़्यादा. अनदर नॉन मॉनेटरी बेनिफिट. लेंथ ऑफ ट्रेनिंग कोर्स टू ऑब्टेन जॉब क्वालिफिकेशन, इस मामले में एक्स बेहतर है, सिर्फ 1 साल में ट्रेनिंग हो जाती है, जबकि वाई में 2 साल ट्रेनिंग करनी पड़ती है. व्हाट कैन डेफिनेटली बी डिड्यूस्ड फ्रॉम द टेबल? ऑप्शन ए, दोज एम्प्लॉयड इन ऑक्यूपेशन वाई अटैच ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू जॉब सिक्योरिटी. सही बात है, लेकिन और भी बहुत सारे फैक्टर्स, हम एक की बेस पे जज नहीं कर सकते. Those employed in occupation X attach less important to leisure activities, ये बात भी ठीक है, वो 48 आवर्स काम करना चाह रहे rather than 44. लेकिन एक बात है, सारी का पिक्चर ये हमें क्लियर नहीं देगा. There will be more competition for places on training courses to enter occupation X than occupation Y. Possible, क्योंकि occupation X में सिर्फ 1 साल में ट्रेनिंग हो जाती है, शायद ज़्यादा हो. लेकिन अगेन एक फैक्टर है, हमने होलिस्टिकली देखना है कि वर्कर कौन सा ऑक्यूपेशन क्यों चूज कर रहे हैं. Occupation Y has greater non-pecuniary, non-monetary advantages than occupation X. अब देखो वेज वाइज पेक्यूनरी एडवांटेज वाइज ये कम था, 60,000 सिर्फ था 1 लाख के बदले में. नंबर ऑफ एनुअल हॉलीडेज ज़्यादा थी, लेजर टाइम ज़्यादा थी, जॉब सिक्योरिटी ज़्यादा थी. 3 नॉन पेक्यूनरी एडवांटेज उसके हक में थे. एक ट्रेनिंग कोर्सेज वाला थोड़ा सा नुकसान था. तो वो कॉम्पनसेटिंग डिफरेंशियल में जो भी ऑक्यूपेशन वाई में जा रहा है वो इन 3 चीज़ों को देख के कि भाई जॉब सिक्योरिटी ज़्यादा है, लेजर टाइम ज़्यादा है और घंटे वीक की छुट्टी यानी लेजर टाइम ज़्यादा है अगेन, सो वो इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं. नाउ यू गॉट इट, जिसमें एक एक फैक्टर है उसको रिजेक्ट करेंगे, होलिस्टिक आंसर देखना है इसके अंदर. नंबर 14. अब इसमें ये क्या दिखा रहे हैं जी, डिमांड सप्लाई कर्व लगे हुए हैं लेबर मार्केट के, परफेक्ट लेबर मार्केट की इंडस्ट्री में. अब वो क्या कह रहा है, इनिशियली द इंडस्ट्रीज लेबर मार्केट इन इक्विलिब्रियम, यानी एम नंबर ऑफ वर्कर्स हायर हो रहे होंगे. व्हाट विल बी what will the introduction of minimum wage OW have on the level of employment in the industry? अब जरा तसल्ली से देखिएगा, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पूछ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं. इसमें अनएम्प्लॉयमेंट कितनी होगी वैसे वैसे देख लेते हैं. पहले ओएम नंबर ऑफ वर्कर्स काम कर रहे थे, अब जब वेज मिनिमम पे लगेगी तो डिमांड डिमांड तक जाके देखें सिर्फ ओएल वर्कर्स डिमांड हो रहे हैं, जब फर्म्स कम डिमांड कर रही हैं कॉस्ट ज़्यादा होने से. और सप्लाई ओ एन वर्कर्स तक है, तो एल टू एन अनएम्प्लॉयमेंट है. वो पूछ रहे हैं जी आपकी लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कितना बढ़ा है या क्या हुआ है. ओ एम पे पहले वर्कर्स हायर हो रहे थे, अब सिर्फ ओ एल हायर हो रहे हैं, डिमांड कम होगी ना. एल टू एम अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है या एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हो गई है. सो ऑप्शन ए, इट विल डिक्रीज बाय एन अमाउंट एल एम.
आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट. L2N अनएम्प्लॉयमेंट है. M12 जॉब लॉसेस यानी जो एम्प्लॉयमेंट लेवल डिक्रीज हुआ है, तो इसलिए ऑप्शन ए. G. Individuals are free to choose the number of hours they work, how much of their income they save, and which goods and services they buy. तीन चीज़ें उसने बताई कि वर्कर्स या इंडिविजुअल्स फ्री हैं कितने घंटे काम करना चाहते हैं, कितनी अपनी इनकम सेव करना चाहते हैं और किस किस्म की चीज़ें खरीदना चाहते हैं. विच टाइप ऑफ टैक्स विल नॉट डिस्टॉर्ट द चॉइसेस इंडिविजुअल्स मेक. तो ज़रा तसल्ली से इसको देखें. कौन सा टैक्स ये चॉइसेस डिस्टॉर्ट नहीं करेगा, हमने वो ढूंढना है. टैक्स लेविड ऑन वेल्थ एक्यूमुलेटेड बाय इंडिविजुअल्स. वेल्थ पे जब टैक्स लगता है तो सेविंग के फैसले चेंज हो जाते हैं, तो ए गलत हो गया. सी देखते हैं. इनडायरेक्ट टैक्स ऑन स्पेसिफिक गुड्स. अब कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज बाय करनी है, इनडायरेक्ट टैक्स लग गया सर्टेन गुड्स पे, तो ये थर्ड चॉइस को लिमिट कर रहा है. प्रोपोर्शनल इनकम टैक्स, क्योंकि ये सब इनकम कम हो रही है तो अब वो जो है सेविंग के डिसीजन नहीं कर सकेगा. बी. अ यूनिफॉर्म टैक्स विच रेजेस द सेम फिक्स्ड अमाउंट फ्रॉम ऑल इंडिविजुअल्स. इस केस में तीनों चॉइसेस पे कोई डिस्टॉर्शन नहीं आ रही, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन. बी एज इन बॉल. अब जी नंबर 16. ये आसान टॉपिक है लेकिन ट्रांसफर अर्निंग्स एंड इकोनॉमिक रेंट बच्चे समहाउ रिवाइज नहीं करते तो बड़ा भूला हुआ होता है. An actor is paid $100,000 a year. Next best paid job he could get is as a lecturer at $60,000 a year. What are his transfer earnings and his economic rent? Transfer earning होती है उसकी next best job या minimum payment required to keep him in his present job. 60,000 as a lecturer उसकी transfer earning ये हो गई. और 1 लाख कमा रहा है, ट्रांसफर अर्निंग से ओवर एंड अबव जो वो कमा रहा होता है वो होता है इकोनॉमिक रेंट. सो ऑप्शन ए. ट्रांसफर अर्निंग 60,000, इकोनॉमिक रेंट 40,000. अब मैं थोड़ा सा अगर कहते हैं तो बना दूं एक बार ग्राफ, ताकि वो ये ज़रा ट्रांसफर अर्निंग इकोनॉमिक रेंट का कॉन्सेप्ट एक बार आप लोगों को फिर दोबारा क्लियर करा दूं. याद रखिएगा, वेज लेबर सप्लाई कर्व मैंने लगाया, वेज रेट लगाया, नंबर ऑफ आवर्स या नंबर ऑफ लेबर लगाई. ये वाला हिस्सा इकोनॉमिक रेंट होता है, नीचे वाला ट्रांसफर अर्निंग. सप्लाई कर्व बेसिक विलिंगनेस कर्व है, इस विलिंगनेस से ऊपर जो मिला वो इकोनॉमिक रेंट, जो नीचे है वो ट्रांसफर अर्निंग. करंट अर्निंग्स दोनों को मिला के बनती है इकोनॉमिक रेंट प्लस ट्रांसफर अर्निंग. हमने ये भी डिस्कस किया था कि जितनी सप्लाई इन इलास्टिक होगी उतना इकोनॉमिक रेंट ज़्यादा क्योंकि वो स्किल्ड वर्कर होते हैं, और जितनी इलास्टिक उतना ट्रांसफर अर्निंग ज़्यादा क्योंकि वो अनस्किल्ड होते हैं. अब वापस क्वेश्चन पे जाते हैं जी. 1 लाख उसकी करंट अर्निंग है, सेकंड बेस्ट जॉब यानी ट्रांसफर अर्निंग उसकी 60,000 है, तो 1 लाख में से 60 निकाला तो उसका 40,000 इकोनॉमिक रेंट बचा. ऑप्शन ए. ट्रांसफर अर्निंग 60, इकोनॉमिक रेंट 40. जी बच्चों, अब ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनको ज़रा अच्छी तरह देखते हैं. डायग्राम शोज अ परफेक्टली कंपेटिटिव firm's average product of labor and marginal product of labor curves. MPL, APL लगे हुए हैं. Market price for a firm's product is $1. How many workers will the firm employ at a wage of OW? देखो बेटे, ये फर्म्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजर्स होती हैं. कितने वर्कर्स हायर करती हैं जहां MCL MRP के बराबर हो रहा हो. वेज रेट स्ट्रेट लाइन हमेशा सप्लाई कर्व इज इक्वल टू ACL इज इक्वल टू MCL होता है ना परफेक्ट मार्केट में, तो वेज लाइन जो है वो आपका MCL बन गया. प्रोडक्ट की प्राइस 1 है तो MPL मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर को जब MR में 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो वही आंसर रहेगा. तो ऑप्शन जब जहाँ पे हमारा MPL वेज लाइन को कट कर रहा है ON3 पे यानी ऑप्शन सी पे, यहाँ प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है. ये प्लीज वीडियो देख लीजिएगा, किसी बच्चे को इसमें प्रॉब्लम हो तो शाम को पूछ लीजिएगा, वैसे ऐसे क्वेश्चन और भी आएंगे. नंबर 18. एक सेकंड. Yeah, the diagram shows MRP, marginal revenue product of labor, uh, is a firm's MRP. चलिए खुद उसने बता दिया कि MRP of labor and marginal revenue product of labor curve है. S is the supply of labor curve and MCL is the marginal cost of labor curve. Assuming profit maximization, how many workers will the firm hire? अब इसको वही हमने देखना है. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मीन्स
MCL MRP के बराबर हो। ठीक है, लेकिन ज़रा गौर करें, ये एक इम्परफेक्ट मार्केट है, सप्लाई कर्व ऊपर जा रहा है, MCL उससे ऊपर, ये मोनोपोली है। तो MCL MRP की इक्विलिब्रियम पे N1 नंबर ऑफ वर्कर्स हायर करेंगे, वेज देनी चाहिए थी W3, लेकिन ये अपने सप्लाई कर्व के मुताबिक देते हैं W1। एक्सप्लॉइट करते हैं ना। अब जो है एम्प्लॉयड नंबर आ जाएगा N1 और वेज W1, ऑप्शन ए। इसको जरा दोबारा देखिएगा सारा रिवाइंड करके। असूलन तो MCL MRP पे उन्होंने हायर किया N1 नंबर ऑफ वर्कर्स, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग नंबर ऑफ वर्कर्स, लेकिन वेज देनी चाहिए थी W3, या मैं W स्टार लिखता था, वहां नहीं देंगे, अपनी सप्लाई बस पूरी करके वहां पे देंगे W1 पे। तो W3 चूज नहीं करना, ऑप्शन ए एम्प्लॉयड नंबर N1, वेज W1। एक बहुत आसान सा क्वेश्चन, हमने इसमें पूरा ऐसे किया हुआ है कि इंडिविजुअल से वर्कर का सप्लाई कर्व क्यों बेंड करता है बैकवर्ड। ठीक है जी, वजह लोअर हाफ में वो वर्क को प्रेफर करता है लेजर के ऊपर, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो हमेशा पॉजिटिव होता है विल आउटवे नेगेटिव इनकम इफेक्ट, और अपर हाफ में वो लेजर को प्रेफर करेगा वर्क पे, क्योंकि नेगेटिव इनकम इफेक्ट विल आउटवे पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो वो कहता है व्हाट इज करेक्ट अबाउट द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट व्हेन द रियल वेज राइजेस अबव OW। अब इसने यहाँ पे ट्रिक किया कि OW से ऊपर है, बट बच्चे कहेंगे जी के नेगेटिव इनकम इफेक्ट की बजाय कुछ और बोल देंगे। इनकम इफेक्ट हमेशा नेगेटिव, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमेशा पॉजिटिव इसके अंदर वेज राइज का, ऑप्शन सी। किसी को प्रॉब्लम हो तो प्लीज थोड़ा सा नोट से रिवाइज कर लेना। सप्लाई कर्व इंडिविजुअल वर्कर का बैकवर्ड बैंड क्यों हो रहा होता है, लोअर वेजेस पे वो काम को प्रेफर करता है, यानी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आउटवे कर रहा होता है इनकम इफेक्ट को। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमेशा पॉजिटिव होता है, जब भी वेज बढ़ती है वो ज़्यादा देर काम करना चाहता है ताकि ज़्यादा कमा सके। इनकम इफेक्ट इंसान की नेचर है, वो चाहता है मैं इनकम बढ़ रही है, मैं नॉर्मल गुड लेजर की तरफ जाऊं, इंफीरियर गुड वर्क से हटूं, वो हमेशा नेगेटिव होता है। तो ऑप्शन सी। फर्क ये है कि लोअर वेजेस पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बड़ा होता है इनकम इफेक्ट से, और हायर वेजेस पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट छोटा होता है, इनकम इफेक्ट बड़ा होता है, लेकिन रहता सब्स्टिट्यूशन हमेशा पॉजिटिव और इनकम इफेक्ट हमेशा नेगेटिव है। तो सी करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, थोड़ा सा स्पीड करके ख़त्म करते हैं क्लास को। 10 वो करवाए थे, 20 ये, तो 25 पे रोक देते हैं। इन द डायग्राम D1 and S1 are initial demand and supply curves for building workers. If the demand for building workers increases to D2, by how much does economic rent earned by building workers rise? Economic rent होता है area above the supply curve and below the wage rate। पहले wage T थी initial equilibrium पे, तो RTX था हमारा initial economic rent। अब wage बढ़ के demand curve shift होने के बाद U पे चली गई है, तो RUZ हो गया है हमारा economic rent। एडिशनल वो पूछ रहा है, तो UTZX यानी ऑप्शन बी TXZU। मैं एक बार आप लोगों को ये बना के दिखाई दूं ताकि मुझे खुद तसल्ली हो और आप लोगों को भी अच्छा समझ आए। मैं इसको यहाँ पेस्ट कर दिया। अब मैं आपको, जब वेज टी थी सप्लाई कर्व से ऊपर ऊपर और वेज लाइन से नीचे नीचे, ये हमारा इकोनॉमिक रेंट था RTX। अब वेज बढ़ के यू पे चली गई है, तो ये एरिया भी ऐड हो गया, टोटल है RUZ। एडिशनल कौन सा है, ये वाला, ये ट्राइपीजियम TUZX। ठीक है, ऑप्शन बी राइट जी। आगे चलते हैं, नंबर 21 सिमिलर क्वेश्चन है। आई रिक्वेस्ट यू कि पॉज द वीडियो एंड डू इट योरसेल्फ, लेकिन मैं समझा रहा हूँ। द टेबल शोज द करंट पोजीशन ऑफ अ फर्म इन अ परफेक्टली कंपेरेटिव इंडस्ट्री। MP 3/5, पहले वाले की 0.6 आंसर आ जाएगा 3/5, और फैक्टर Y से हमें 12/10, 1.2। फर्म की प्रोडक्ट $1 की है, Y से $1 से ऊपर और X से ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, तो मोर ऑफ Y लेस ऑफ X, ऑप्शन सी। नंबर 20, ओ वेरी गुड क्वेश्चन, ये मुझे याद आया, इसको ज़रा अच्छी तरह करते हैं। ऐसे क्वेश्चन बच्चों के लिए कम ही आते हैं, लेकिन जब आए तो बच्चे गलत करते हैं बहुत। है कि जी, a firm operates under perfect competition in both product and factor markets with labor as the only variable factor input। in the diagram सिर्फ बता रहा है शॉर्ट रन है और परफेक्ट लेबर मार्केट है। The diagram, the line JK shows relationship between marginal physical product of labor and the man hours worked।
अब जरा टेबल को अच्छी तरह देखो, ग्राफ को। वाई एक्सिस पे एमपीपी है, कितने यूनिट बना रहे हैं वर्कर्स, 2 4 6 8 10, और एक्स एक्सिस पे कितने मैन आवर्स थाउजेंड्स में लग रहे हैं। अब हमेशा एक बात याद रखना, फर्म्स हायर करती हैं जहां एमआरपी एमसीएल के बराबर हो, परफेक्ट मार्केट में और इवन मोनोपोली में भी। When the hourly wage is 3.2, अब वेज क्या हो गया? Marginal cost of labor. The firm employs 4,000 man hours per day. What is the price of the product? वो पूछ रहा है। क्योंकि MCL MRP पे हायर करते हैं तो वही प्राइस बनती है। इसको हमने यहाँ पे थोड़ा सा अच्छी तरह समझना है। तो चलिए देखो मेरा बेटा, 4,000 वर्कर्स वो लगा रही है, 3.2 आवरली वेज है, ठीक है। इससे मेरा दिल करता है ये क्वेश्चन मैं आपको लाइव क्लास में करवाऊँ, इससे ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। चलें फिलहाल मैं कर ही देता हूँ, नीचे मुझे उसने प्राइसेस दिए हुए तो वो एमआर बन जाते हैं, ठीक है। अब मैं एमसीएल हमें 3.2 मिल गया है, ठीक है। तो कितने घंटे काम हो कि जी हमें एमआरपी उतना नहीं है। आपको जरा थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, मैं शाम को करवाता हूँ ये आपको लाइव क्लास में। दिस इज गोना बी कंफ्यूजिंग फॉर यू गाइस। Similar question, fractional model is paid 100,000 a year. Next best paid job she could get as a teacher is 60,000. जो second best job होती है minimum जिस पे वो काम करना चाहे वो transfer earning 60,000 मिल रहा है उसको 1 लाख, यानी इकोनॉमिक रेंट कितना होगा 1 लाख में से ट्रांसफर अर्निंग निकाल लें 40,000, ऑप्शन बी। ये भी क्वेश्चन मैं आपको शाम को ही करवाऊंगा, ये दोनों बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं। 25 देख लेते हैं। द डायग्राम शोज इनिशियल पोजीशन ऑफ अ लेबर मार्केट। The government increases the number of statutory paid holidays to which workers are entitled from 10 days a year to 15 days a year. Normal demand supply curve लगा हुआ है परफेक्ट लेबर मार्केट का। वो कह रहा है गवर्नमेंट ने 10 की जगह 15 छुट्टियां कर दी हैं पेड साल की। How will this affect the supply and demand curve in the diagram? जब ज़्यादा छुट्टियां हैं तो फर्म्स का कॉस्ट बढ़ेगा, वो कम वर्कर्स को हायर करेंगे, डिमांड कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट होगा। अलबत्ता वर्कर्स को पेड हॉलीडेज मिल रही हैं, वो ज़्यादा अपने आप को सप्लाई करेंगे उस इंडस्ट्री में, सप्लाई कर्व राइट पे। तो ऑप्शन डी एज इन डेविड, डिमांड शिफ्ट्स टू लेफ्ट, सप्लाई शिफ्ट्स टू राइट। यहाँ पे मैं क्लास बंद कर रहा हूँ, शाम को इंशाल्लाह वो 2 क्वेश्चंस करेंगे और फिर बाकी के